जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो भारत के भूगोल का दूसरा पार्ट है। आइए देखते हैं कुछ बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछ देगा कि प्रसिद्ध लोकटक झील कहां है या किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा मणिपुर। मणिपुर। यह लोकटक झील जो है दोस्तों, लोकटक झील कहां पे है तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और यह मणिपुर राज्य कहां पड़ता है तो पूर्वोत्तर भारत में। कहां तो पूर्वोत्तर भारत में। भारत का जो है उत्तर पूर्वी भाग है उसी में, यानी कि पूर्वोत्तर भाग में यह लोकटक झील है दोस्तों, याद रखिएगा मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि यह जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील क्या है, मीठे पानी का झील है। मीठे पानी झील है दोस्तों। यह जो लोकटक झील क्या है तो मीठे पानी का झील है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या, कि सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील। ठीक है दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो यही लोकटक झील, लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो लोकटक झील। लेकिन यदि यह कह देगा कि भारत में सबसे बड़ा झील क्या, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो वुलर झील, वुलर झील। और यहां कहां पड़ता है दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो लोकटक झील। लेकिन भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए लोकटक झील से याद रखिएगा एक पार्क है नेशनल, किबुल लामजाओ। ठीक है, किबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय पार्क है। क्या है, किबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय पार्क, किबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय पार्क है। और यह कहां पड़ता है दोस्तों पता है तो यह लोकटक झील में ही है, लोकटक झील। क्वेश्चन पूछता है कि किबुल लामजाओ पार्क कहां है तो सबसे पहले नंबर तो याद रखिएगा यह मणिपुर में पड़ता है। कहां पे तो मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां है तो मणिपुर में। किस झील में है तो लोकटक झील में। और लोकटक झील के पता है बीचों बीच में है, यानी कि चारों तरफ झील है और बीच में क्या है यह किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। तो क्वेश्चन बनता है इसे पता है क्या, पूछता है कि तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, याद रखिएगा। कहां पड़ता है किस राज्य में तो मणिपुर राज्य में। ठीक है, या किस झील के बीच में है तो लोकटक झील में। तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है किस झील के बीच में है तो लोकटक झील के बीच में दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए जलप्रपात को झरना भी कहते हैं। क्या तो झरना कह देगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है तो आपको जुबानी याद होना चाहिए बिना किसी ऑप्शन के। क्या तो कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात, जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि किस नदी पर है, किस नदी पर बना है तो याद रखिएगा बराही नदी, बराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर बना है तो बराही नदी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है पूछ देगा, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 455 मीटर, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यदि आपसे पूछ देगा कि यह किस राज्य में है, किस राज्य में है तो याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक। यदि आपसे पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो
कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो बराही नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर। और किस राज्य में है कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन पूछ देगा, ये तो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कह देगा दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात। यदि आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है, तो याद रखिएगा बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात जो कि किस नदी पर है? तो दूधबलंगा नदी, दूधबलंगा नदी पर बना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है पता है? इसकी ऊंचाई जो है 399 मीटर है। 399 मीटर इसकी ऊंचाई है, 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह किस राज्य में है? किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। यानी कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बरेही पानी जलप्रपात जो कि दूधबलंगा नदी पर है और उसकी ऊंचाई 399 मीटर है और यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे चौड़ा। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात, याद रखिएगा चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जो जलप्रपात है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और यह जो है इंद्रावती नदी पर बना है। इंद्रावती नदी पर बना है और यह किस राज्य में है? तो सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है और सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, एक और जलप्रपात आपको याद रखना है, जोगिया गरसोप्पा, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बार बार हर एक एग्जाम में पूछता था दोस्तों, लेकिन अब हालांकि नहीं पूछता है क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले यही था, लेकिन अब जो है कुंचिकल जलप्रपात हो गया है, तब से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हमेशा पूछता था जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है यह जो गरसोप्पा जलप्रपात, किस नदी पर है? किस नदी पर? तो शरावती नदी, शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर यह जो गरसोप्पा जलप्रपात बना हुआ है। और इसका एक और नाम है पता है क्या? एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिए दोस्तों। ये सब जितना है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? यदि आपसे पूछ दे कभी भी कि गारो, खासी या जयंतिया तीनों पहाड़ियां हैं किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय राज्य में तीनों पहाड़ियां हैं और बड़ा ही पॉपुलर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मेघालय राज्य में क्या है? गारो भी पहाड़ियां है, खासी भी पहाड़ियां है और जयंती भी पहाड़ियां है। तीनों पहाड़ियां किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में, याद रखिएगा। और मेघालय राज्य में ही ना एक बड़ा ही स्थान है, याद रखिएगा मासिन राम, मासिन राम। मासिन राम जो है ना बड़ा ही फेमस है। यहां जो है ना विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मासिन राम में। या भारत में, विश्व कहे या भारत कहे, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह जो है मासिन राम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और यह मासिन राम जो कहां है दोस्तों? तो मेघालय राज्य में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मासिन राम जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है
किस राज्य में है, राज्य पूछ देगा तो मेघालय। या डायरेक्ट पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक या भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है, तो मासिनराम में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले जो है ना मेघालय में ही एक स्थान था चेरापूंजी। चेरापूंजी विश्व में या भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था, तो चेरापूंजी, जो कि मेघालय में ही था। लेकिन अब जो है चेरापूंजी के बदले हट करके वर्तमान में मासिनराम हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां जो है ना दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। क्वेश्चन पूछता है कि मासिनराम में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी या मृदा कौन सी है। यदि आपसे पूछ देगा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है या मृदा कौन सी है, दोनों एक ही बात है, तो आपको जुबानी याद होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहिए या मृदा कहिए, दोनों एक ही बात है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो मिट्टी है ना नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है। ठीक है, लाई गई जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जब बाढ़ होता है, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है तो जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटता है तो नदी के किनारे चिकना मिट्टी जम जाता है, तो वही क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और यह जलोढ़ मिट्टी जो है ना दो प्रकार का होता है। पहला होता है खादर, ठीक है, और दूसरा होता है बांगर। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। खादर देखिए क्या होता है कि नई जलोढ़ मिट्टी होता है, नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि नदियों द्वारा लाई गई जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या उपजाऊ होता है, यानी ये तो मिट्टी है उपजाऊ, लेकिन इसमें क्या क्या उपजाऊ होता है, फसल इसमें कौन सा उपजाऊ सबसे अधिक होता है, तो इसमें होता है धान, गेहूं, धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, आपको तिलहन होता है, उसके बाद आलू होता है। ये सभी फसलें जो है दोस्तों उपजाऊ होती हैं, कहां, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछ देगा कि भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है या भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इन्होंने शुरुआत कब किया था, तो याद रखिएगा साल 1967-68 ईस्वी। साल 1967-68 ईस्वी में भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है। किसने किया था, तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए पूछता है एक और क्वेश्चन, इसका जन्मस्थली, जन्मस्थली यानी हरित क्रांति का जन्मस्थली कहाँ है, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो पंतनगर, पंतनगर। और पंतनगर कहां पे है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड। लेकिन याद रखिएगा जब हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुआ था उस समय पंतनगर जो है ना उत्तर प्रदेश में था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया, एक हो गया उत्तराखंड, जो कि अब पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, एक पंतनगर से एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय भारत का
भारत का प्रथम विश्वविद्यालय मतलब कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है? तो यही पंतनगर में है दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है। और देखिए, ये तो हो गया एम एस स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। एक और हरित क्रांति के जनक है, पता है? विश्व में पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में यदि पूछ देगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और 21 देश के थे, तो यूएसए, यूएसए मतलब कि अमेरिका दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जब हरित क्रांति की शुरुआत होती है, हरित क्रांति भारत में, तो एक प्रभाव सबसे ज्यादा कहां रहा? प्रभाव किस फसल पे रहा? प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पे रहा? तो याद रखिएगा गेहूं एवं चावल। गेहूं एवं चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी कि हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तब क्या होता है कि गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे अधिक यानी कि बढ़ जाता है। लेकिन इन दो गेहूं और चावलों में पूछ देगा कि सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव फसल में, तो याद रखें गेहूं और चावल में प्रभाव सबसे अधिक हुआ, ठीक है, फसल में। लेकिन इन दोनों में सबसे अधिक प्रभाव किस पे हुआ? तो गेहूं पर। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होने लगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।